प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक विस्तृत संघर्ष की कथा है। उसे यहाँ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पूर्व हम यह जान लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना, और यह शाब्दिक अर्थ तब जाकर सार्थक होता है जब यह व्याख्या तब प्रचलित हुई होगी जब मनुष्य केवल बोलता था, यानी उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रश्न यह है कि बिना बोले क्या मनुष्य रह सकता है? वस्तुतः भाषा सामाजिकता का आधार है। मनुष्य के समस्त चिंतन व उपलब्धियों का आधार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पशु पक्षियों के पास कोई भाषा नहीं होती। उनके पास भी भाषा होती है, किंतु वे उस भाषा को लिप्यांतरण नहीं कर सके हैं, यानी उसको लिपिबद्ध नहीं कर सके हैं। भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन व विकास बिना भाषा के संभव ही नहीं है। यानी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन, यानी दैनिक जीवन की गतिविधियों से ऊपर का जो चिंतन है और विकास है, वह बिना भाषा के संभव नहीं है। हम भाषा में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए तो वह पशुतुल्य हो जाएगा। आज अनेक संकट या अनेक भाषाएं संकट के मुहाने पर खड़ी हैं। दरअसल यह संकट सभ्यता व संस्कृति का भी है। तो भाषा का मूल कार्य है संप्रेषण। जिस व्यक्ति के पास संप्रेषण के जितने कार हो, वह उतनी ही विधियां व पद्धतियां खोज लेता है। कथन के इतने प्रकार व ढंग मनुष्य के संप्रेषण के ही प्रकार हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी संप्रेषण, एक वक्ता होगा, दूसरा श्रोता होगा, या दोनों के बीच में जो संवाद होता है वह संप्रेषण कहलाता है। यानी इस प्रक्रिया में एक वक्ता और एक श्रोता का होना
आवश्यक है। इस प्रक्रिया में एक तीसरा तत्व और होता है, वह है संप्रेषण का कथ्य। संप्रेषण का कथ्य से तात्पर्य वक्ता के संदेश से है, यानी जो कह रहा है वह दूसरा उसे उसी अर्थ में ग्रहण कर रहा है या नहीं। इस प्रकार भाषा भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर सोचने की, समझने की और विकास की स्थिति को व्याख्यायित करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। हिंदी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी शब्द कैसे बना, इसका भी एक रोचक वृत्तांत है। प्राचीन समय में ईरान से हमारा व्यापारिक संबंध था और ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स्वध्वनि नहीं बोली जाती थी, यानी ईरान की जो प्राचीन भाषा अवेस्ता थी उसमें स्वध्वनि होती ही नहीं थी या बोली ही नहीं जाती थी। स को है रूप में बोला जाता था। जैसे संस्कृत के असुर शब्द को वहाँ अहुर कहा जाता था, यानी स है वह है में परिवर्तित हो जाता था। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद या हिंदुस के नाम से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को एडजेक्टिव के रूप में हिंदिक कहा गया है, जिसका मतलब है हिंद का, यानी हिंदी। यही हिंदी शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में इंदिक, इंदिका और लैटिन में इंडिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया। इस प्रकार हिंदी शब्द का विकास हुआ, यानी ईरानी जो थे वो स को है बोलते थे, तो यहाँ जो सिंधु नदी थी उसको वो हिंदू बोलने लगे और हिंदू बोलने लगे तो जो यहाँ के निवासी थे उनको हिंदू कहने लगे। हिंदू से हिंदी हुआ, यानी एक ईरानी प्रत्यय था। हिंद में एक प्रत्यय लग गया, हिंदी हो गया, और हिंदी से हिंदवी, हिंदवी से हिंदी बन गया। अवेस्ता तथा डेरियस के शिलालेख में हिंदू शब्द का प्रयोग सिंध के समीपवर्ती क्षेत्र के निवासियों के लिए हुआ है। हिंद शब्द धीरे धीरे भारत में रहने वाले निवासियों तथा
फिर पूरे भारत के लिए होने लगा। भारत की भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। ईरान के बादशाह नौशेरवा के काल में 531 से 579 ईस्वी तक इनका काल था। एक दरबारी कवि द्वारा संस्कृत भाषा के पंचतंत्र के ईरानी भाषा पहलवी में किए गए अनुवाद कलील-ए-उद्दीमना में पंचतंत्र की भाषा को जवान-ए-हिंदी कहा गया है, यानी जवान-ए-हिंदी कहा गया है। 7वीं शताब्दी में महाभारत के कुछ अंशों को पहलवी में अनुवाद करने वाले विद्वान ने मूल भाषा को जवान-ए-हिंदी कहा है। 10वीं सदी में अब्दुल हमीद ने भी पंचतंत्र की भाषा को हिंदी कहा है। 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-उस-सिराज द्वारा अपने ग्रंथ तबकात-ए-नासरी में भारतीय देशी भाषाओं के लिए जवान-ए-हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 10वीं-11वीं शताब्दी तक अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत में बोली जाने वाली जवानों के लिए जवान-ए-हिंदी लफ्ज़ का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ भारत में जो बोली जा रही थी उसको जवान-ए-हिंदी लफ्ज़ का प्रयोग किया गया, यानी उनको जवान-ए-हिंदी के नाम से संबोधित किया गया या जाना गया। भारत आने के बाद मुसलमानों ने जवान-ए-हिंदी, हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया। भारत के गैर मुस्लिम लोग तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा रूप को भाखा नाम से पुकारते थे, हिंदी नाम से नहीं। इसका उदाहरण आपको ध्यान में हो तो भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि, यानी निर्गुण धारा के संत कवि कबीरदास भी भाखा ही कहते हैं। वो कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, भाखा सतमत सहित है सतमत गहिर गंभीर। यानी यहाँ पर मुस्लिम लोग भाषा रूप को भाखा नाम से पुकारते थे, हिंदी नाम से नहीं। और इसी चीज़ को कबीरदास जी भी पुष्ट करते हैं। वो भी कहते हैं, संस्कृत के है कूप जल भाखा बहता नीर, यानी जो आम जन की भाषा थी वो से भाखा कहा गया था। और इसके उपरांत तुलसीदास है, वो भी आगे कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जू आवे कामरी काले करे कमाच। यानी तुलसीदास भी संस्कृत प्रेम को नकारते हैं और भाषा पर जोर देते हैं। इस प्रकार यहाँ जो भाषा है उस पर जोर दिया जा रहा है और वही भाषा आगे चलकर हिंदी बन जाती है। जिस समय मुसलमानों का यहाँ आना शुरू हुआ
उस समय भारत के इस हिस्से में साहित्य रचना शौरसनी अपभ्रंश में होती थी। बाद में डिंगल साहित्य रचा गया। मुगलों के काल में अवधी तथा ब्रज में साहित्य लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य की जो जुबान है, उस जुबान को हिंदवी का आधार बनाकर रचना करने वालों में सबसे पहले रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है, जिनका समय 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये फारसी के विद्वान थे तथा इन्होंने फारसी में भी रचनाएं लिखी, मगर हिंदवी में रचना करने वाले ये प्रथम रचनाकार थे। इनकी अनेक पहेलियाँ इसका प्रमाण है। उदाहरण के लिए खुसरो की रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य खुसरो से बेइंतहा स्नेह रखते थे और वो खुद कहते थे कि मैं सबसे ऊब सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप से भी ऊब जाता हूँ कभी कभी, लेकिन खुसरो से नहीं ऊब सकता। और यह भी कहा करते थे कि तुम खुदा से दुआ मांगो कि मेरी उम्र लंबी हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ही तेरी ज़िंदगी जुड़ी है। यानी खुसरो से कहते थे, मेरे बाद तू ज़्यादा दिन नहीं जी सकेगा, यह मैं अभी से जान गया हूँ। तो इसी बात पर एक बार जब अमीर खुसरो दिल्ली गए हुए थे, वहीं उन्हें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन का समाचार मिला। समाचार क्या था? खुसरो की तो दुनिया ही लुट गई थी। वे सन्निपात की अवस्था में दिल्ली पहुँचे। धूल धूसरित खानकाह के द्वार पर खड़े हो गए और साहस न कर सके कि अपने पीर की यानी अपने गुरु की मृतदेह को देख सके। आखिरकार जब उन्होंने शाम के ढलते समय उनकी मृतदेह देखी तो उनके पैरों पर सर पटक पटक कर मूर्छित हो गए और उसी बेसुध हाल में उनके होठों से निकला कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। और इसी स्थिति में कहा जाता है कि खुसरो ने अपने गुरु के वियोग में संसार से विरक्त हो गए, धन संपत्ति दान कर दी, काले वस्त्र धारण कर लिए, अपने पीर की समाधि पर जा बैठे, कभी न उठने का दृढ़ निश्चय कर गए और वहीं बैठकर प्राण विसर्जन करने लगे। कुछ दिन बाद ही पूरी तरह विसर्जित होकर खुसरो के प्राण अपने प्रिय यानी निजामुद्दीन औलिया से जा मिले। पीर की वसीयत के अनुसार अमीर खुसरो की समाधि भी अपने प्रिय की समाधि के पास ही बना दी गई। इस प्रकार अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि थे और उन्होंने लिखा भी है कि पंखा होकर मैं डुली साती तेरा चाव, मुझ जलती का जन्म गया तेरे लेखन भाव। यानी
तुझे देखने के भाव में ही मेरा पूरा जन्म चला गया। इन्होंने मुकरियाँ भी लिखी, ढकोसले भी लिखे, पहेलियाँ भी लिखी। मुकरियों में जैसे देखें आप, अति सुंदर जग चाहे जाको, मैं भी देख भुलानी वाको, देख रूप माया जो टोना, ऐ सखी साजन ना सखी सोना। दूसरी है, आठ प्रहर मेरे संग रहे, मीठी प्यारी बात करे, श्याम वरण और राती नैना, ऐ सखी साजन न सखी मैना। इस प्रकार उन्होंने पहेलियाँ भी लिखी। पहेलियाँ में के एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस प्रकार यानी आकाश। फारसी बोली आई ना, तुर्की सोचने पाई ना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुँह देखे जो उसे बताए, यानी दर्पण। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, यानी नाखून। इस प्रकार उन्होंने एक से एक बढ़कर पहेलियाँ लिखी। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए, यानी फूट। यह एक फल भी है और फूट वह भी है जो घर को भी खा जाती है, यानी घर को भी ले डूबती है। नारी से तू नर भई और श्याम वरण भई सोए, गली गली कूकत फिरे, कोयला कोयल्यो हो लोए, यानी कोयल। इस प्रकार खुसरो ने काफ़ी कुछ लिखा, जैसे घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, यानी फेरी नहीं। घोड़े को अधिक दिन तक सवारी नहीं की जाए या उस पर सवार नहीं बिठाया जाए तो वह अड़ने लग जाता है। रोटी को अगर फेरा नहीं जाए तो रोटी जलने लग जाती है। पान के पत्ते को अगर उलटा पलटा नहीं किया जाए, उलट पलट नहीं किया जाए तो वह लगने लग जाता है। और विद्या को स्मरण नहीं किया जाए, यानी अभ्यास नहीं किया जाए, उसका स्मरण नहीं किया जाए या उसको पढ़ा नहीं जाए तो वह भी भूल जाती है, यानी फेरी नहीं। यानी आगे देखते हैं, जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं। उत्तर है तला ने था। जूते में तला ने था और समोसे को बिना तले खाए नहीं जा सकता। इस प्रकार अमीर खुसरो का जो काव्य है वह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। इसी संदर्भ में मराठी भक्त कवि नामदेव का भी उल्लेख होना जरूरी है। वो लिखते हैं, पांडे तुम्हारी गाय लोधे का खेत खाती थी, लेकर ढेंगा टंगरी तोड़ी,
लंगत लंगत जाती थी। यानी यहाँ भी खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जो भाषा है वो निर्धारित होती हुई आगे बढ़ रही थी। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी यहाँ पर भारतेंदु जी ने भी निज भाषा की बात की है और उसको उन्नति से भी जोड़ दिया है। वो आगे लिखते हैं, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान विन, रहत हीन के हीन। यानी बिना निज भाषा ज्ञान के हीनता घर कर जाती है। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त भी भाषा की महत्ता को रेखांकित करते हैं। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं कि पढ़ने लगती है पीयूष की सिर पर धारा, हो जाता है रुचिर ज्योति में लोचन तारा। बर विनोद की लहर हृदय में लहराती है, कुछ बिजली सी दौड़ सब नसों में जाती है। आते ही मुख पर अति सुखद जिसका पावन नाम ही, 21 कोटि जन पूजिता हिंदी भाषा है वही। जिसने जग में जन्म दिया ओ पोसा पाला, जिसने जग में जन्म दिया ओ पोसा पाला, जिसने यक यक लहू बूंद में जीवन डाला। उस माता के शुचि मुख से जो भाषा सीखी, उसके उर से लग जिसकी मधुराई चीखी, जिसके तुतला कर कथन से सुधाधार घर में वही, क्या उस भाषा का मोह कुछ हम लोगों में को है नहीं। यानी ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं। अब बात आती है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया।
इसी संघर्ष के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के 50वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप यह शुभ समाचार दिल्ली से सबसे पहले जबलपुर के तत्कालीन सांसद श्रेष्ठ गोविंद दास ने भेजा, क्योंकि इस विशेष दिन को ही राजभाषा विषयक निर्णय लिए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। यानी सेठ गोविंद दास के प्रयास से और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के प्रयास से हिंदी दिवस या 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और 14 सितंबर को ही इसलिए दिया कि व्यवहार राजेंद्र सिंह जी जो हिंदी साहित्य के पुरोधा थे वो भी जबलपुर से ही थे और सेठ गोविंद दास भी जबलपुर से ही थे। तो सेठ गोविंद दास की पहल पर 14 सितंबर को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसी दिन व्यवहार जी का 50वां जन्मदिन भी था। इसलिए यह एक रोचक तथ्य भी है कि 14 सितंबर ही इसलिए व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के संघर्ष को याद करने के लिए, स्मरण रखने के लिए, उनके हिंदी के लिए, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किए गए संघर्ष को इतिहास में दर्ज करते हुए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। और 14 सितंबर 1953 से इसे हर वर्ष मनाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया गया। हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरकार द्वारा भाषा की पहुंच को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन उससे ठीक पहले 1925 में अपने कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू के मिश्रण को स्वतंत्र भारत का लिंगुआ फ्रैंका बनाने का फैसला किया था। यह संकल्प हालांकि बाद में संशोधित किया गया था और हिंदी साहित्य सम्मेलन के आने के साथ यह सुझाव दिया गया था कि अकेले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल सम्मान का आदेश देती है बल्कि व्यापक रूप से बोली जाती है। हिंदी सिनेमा द्वारा इसकी लोकप्रियता कायम रही है। साथ ही हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदी की लोकप्रियता जन जन तक पहुंच रही है। जैसे देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास को पढ़ने के लिए बंगालियों ने भी हिंदी सीखी। इसी प्रकार प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ने के लिए भी अनेक प्रांतों के जो अहिंदी भाषी प्रांत थे उनके निवासियों ने भी हिंदी को सीखा। इस प्रकार हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली और साथ ही समझी जाने वाली भाषा रही। हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार हम भारत में
43.6% वक्ताओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं और जो हिंदी को उनकी मातृभाषा के रूप में पहचानते हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश के लगभग 78% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदी मूल रूप से एक फारसी का शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहला साहित्य एक फ्रांसीसी लेखक गारसा दैतासी द्वारा लिखा गया। 1977 में पहली बार विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी। गांधी जी ने हिंदी को जनता की भाषा भी कहा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हर साल 14 से 21 सितंबर तक हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान शुरू किया गया है। यह सम्मान देश के ऐसे व्यक्तित्व को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिन्होंने लोगों के बीच हिंदी भाषा के उपयोग और उत्थान में विशेष योगदान दिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी दिन प्रतिदिन अपना विस्तार कर रही है। इसी संदर्भ में हिंदी की महत्ता को रेखांकित करते हुए गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देश विदेशी सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वह मन भाती। नए अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर। खाली पीली बोम मारती बम्बई की चौपाटी पर। चौरंगी से चली नवेली प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती भालोबासी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी हिंदी वह हमजोली है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है।
पूर्व पश्चिम कमल पंखरी सेतु बनाती हिंदी है। इस प्रकार केदारनाथ सिंह जी भी अपनी बात रखते हैं। जैसे चींटियाँ लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीव, दुखने लगती है मेरी आत्मा। इस प्रकार केदारनाथ सिंह जी भी बात रखते हैं। अंत में मैं देवमणि पांडे की कविता को उद्धृत करता हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। इस प्रकार हिंदी अपना व्यापक स्तर धारण कर चुकी है और आज के दौर में हिंदी ने अपना बहुआयामी विस्तार किया है। यानी वैश्वीकरण के दौर में भारत चीन के बाद जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। तो हर देश अपने उत्पाद खपाने के लिए भारत की ओर देखता है और भारत में अगर कोई देश अपने उत्पाद खपाने के लिए आएगा तो वह जनता तक किस रूप में पहुंचेगा? वह हिंदी के रूप में पहुंचेगा। जब तक वह हिंदी में अपना विज्ञापन नहीं करेगा, अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक उसका उत्पाद यहाँ बिकना संभव नहीं है। इस प्रकार वैश्वीकरण और बाजारवाद भी हिंदी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेट पर भी आजकल अपन देख रहे हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का सॉफ्टवेयर भी बन गया है। हिंदी टाइप भी कंप्यूटर से लेकर मोबाइल पर आप सुलभ तरीके से कर सकते हैं। रेडियो, मोबाइल, वार्तालाप, समाचार पत्र, विविध भारती, FM, श्रव्य दृश्य माध्यम आदि के आधार पर अपन देखें तो हिंदी का जो भविष्य है वह उज्जवल दिखाई देगा। इसी कड़ी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और हमेशा उज्जवल बना रहे। धन्यवाद।